नमस्कार। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के आईपीओ की बातें आजकल जोरों पर हैं। सुनने में आ रहा है कि ये शायद भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस पर काफी कुछ लिखा भी गया है अलग-अलग जगह। सही कहा। हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स जैसे अखबारों के आर्टिकल्स हैं। फिर प्रभास साक्षी, जी न्यूज़ की रिपोर्ट्स भी हैं। और कुछ अच्छे विश्लेषण वाले वीडियोस भी हैं अपस्टॉक्स, एंजल वन, एलिस ब्लू से। हाँ, काफी मटेरियल है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से समझें कि आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है, क्यों ये इतना अहम है, निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं और हाँ, टेलीकॉम सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। जो सुनने में आ रहा है वो तो वाकई बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रिलायंस जियो का ये आईपीओ करीब 52,200 करोड़ का हो सकता है। 52,200 करोड़, मतलब अगर डॉलर में देखें तो हाँ, डॉलर में ये करीब 6 बिलियन बनता है। 6 बिलियन। हम्म। ये तो मतलब हाल के बड़े आईपीओ से तुलना करें तो जैसे हुंडई का आने वाला था। हाँ, हुंडई इंडिया का जो आईपीओ जिसकी बात चल रही थी वो करीब 28,000 करोड़ का था। हम्म। ये जियो वाला उससे लगभग दोगुना है। अरे तो अगर ये वाकई आता है तो ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा अब तक का। बाप रे। लेकिन इसमें एक और बात दिलचस्प है ना। मैंने पढ़ा कि रिलायंस शायद पूरी कंपनी का बहुत छोटा हिस्सा ही बेचने की सोच रहा है। बिल्कुल, यही सबसे रोचक बात है। कहा जा रहा है कि रिलायंस कथित तौर पर सिर्फ 5% हिस्सेदारी ही पब्लिक को ऑफर करना चाहता है। सिर्फ 5%। हम्म। लेकिन सेबी के नियम तो कुछ और कहते हैं ना, मिनिमम पब्लिक फ्लोट को लेकर। हाँ, बिल्कुल। सेबी के नियम आमतौर पे कहते हैं कि लिस्टिंग के बाद कंपनी का कम से कम 25% हिस्सा पब्लिक के पास होना चाहिए। हाँ, इसे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग या पब्लिक फ्लोट कहते हैं। तो फिर ये 5% वाला मामला कैसे चलेगा? क्या रिलायंस कोई छूट मांग रहा है सेबी से? ऐसा ही लग रहा है। खबरें तो यही है कि रिलायंस ने सेबी से इस बारे में अनौपचारिक बातचीत शुरू की है। वो शायद बाजार की गहराई का हवाला दे रहे हैं, मतलब कि बाजार इतना बड़ा इशू आराम से अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए कम फ्लोट की इजाजत मिलनी चाहिए। अच्छा, ये देखना दिलचस्प होगा कि सेबी इस पर क्या कहता है और ये सब होने में कितना वक्त लग सकता है। कोई अंदाजा कब तक आ सकता है ये आईपीओ? देखिए, पक्की तारीख तो किसी को नहीं पता, लेकिन अटकलें यही हैं कि ये अगले साल यानी 2025 में आ सकता है। शायद कंपनी लिस्टिंग से पहले अपना सब्सक्राइबर बेस और रेवेन्यू और बढ़ाना चाहती हो, ताकि वैल्यूएशन और अच्छा मिले। हाँ, ये भी हो सकता है। और रिलायंस की एजीएम भी तो आने वाली है अगस्त में। हाँ, बिल्कुल। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। हो सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी कुछ संकेत दें इस बारे में। वैल्यूएशन की बात आपने छेड़ी, तो कितना आका जा रहा है जियो को इस वक्त? वैल्यूएशन तो बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है। ज्यादातर विश्लेषक इसे 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मान रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो 9.3 लाख करोड़ यानी करीब 112 बिलियन डॉलर तक का जिक्र है। 112 बिलियन। वाह। हाँ, और ये वैल्यूएशन यूं ही नहीं है। जियो का मार्केट शेयर, लगातार बढ़ते ग्राहक और हाल ही में जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं, उससे उनका एआरपीयू यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई वो भी बढ़कर करीब 194 रुपए हो गया है। तो ये सब फैक्टर्स वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है ये उन बड़े निवेशकों के लिए भी एक मौका होगा जिन्होंने पहले जियो में पैसा लगाया था, जैसे मेटा, गूगल। निश्चित रूप से ये आईपीओ उनके लिए एक एग्जिट रूट यानी बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। याद होगा 2020 में मेटा यानी फेसबुक और गूगल ने मिलकर 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था जियो प्लेटफॉर्म्स में। उस वक्त वैल्यूएशन करीब 58 बिलियन था। तो उनके लिए ये मुनाफा कमाने का अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन ये 5% वाली बात, इससे कुछ निवेशक निराश भी हो सकते हैं जो शायद ज्यादा हिस्सा बिकने की उम्मीद कर रहे हों। हाँ, ये भी एक पहलू है। एक रिपोर्ट में इसका जिक्र था कि सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेचने से शायद कुछ बड़े निवेशक जो ज्यादा लिक्विडिटी चाहते होंगे वो थोड़े निराश हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात। मैंने एक विश्लेषण में देखा था कि क्या ये जरूरी है कि ये पारंपरिक आईपीओ ही हो या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह स्पिन ऑफ भी हो सकता है? हाँ, ये भी एक संभावना है जिस पर चर्चा हो रही है। स्पिन ऑफ लिस्टिंग, इसमें होता ये है कि कंपनी बाजार से नया पैसा नहीं उठाती, बल्कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही जियो इन्फोकॉम के शेयर्स मिल जाते हैं। और रिलायंस जैसी कंपनी जिसके पास कैश की कमी नहीं है, उसके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। इससे शायद वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट वाली बात भी थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो अभी भारतीय आईपीओ बाजार का माहौल कैसा है?
क्या बाजार इतने बड़े आईपीओ के लिए तैयार है? माहौल मिला जुला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में आईपीओस तो काफी आए, 108 आईपीओस, और पैसा भी ठीक ठाक जुटाया गया, करीब 4.6 बिलियन। लेकिन पिछले साल के मुकाबले डील्स की संख्या करीब 30% कम हुई है। ओह, संख्या कम हुई है। हाँ, पर जुटाई गई रकम सिर्फ 2% ही कम हुई है। इसका मतलब यह है कि बड़े आईपीओस के लिए तो पैसा है बाजार में, लेकिन निवेशक शायद थोड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं। और टेलीकॉम सेक्टर की क्या स्थिति है अभी? जियो कहाँ खड़ा है? टेलीकॉम सेक्टर में तो जियो और एयरटेल का दबदबा बढ़ता जा रहा है। टीआरआई के जो नए आंकड़े आए हैं वो यही दिखाते हैं। जून में ही जियो ने करीब 22 लाख नए वायरलेस ग्राहक जोड़े हैं, एयरटेल ने भी 10 लाख जोड़े। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल लगातार ग्राहक कमा रहे हैं। तो जियो की स्थिति काफी मजबूत है। तो आखिर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयर होल्डर हैं, उनके लिए इस पूरी खबर का क्या मतलब निकाला जाए? ज्यादातर जानकार तो यही मान रहे हैं कि जियो आईपीओ की खबर आरआईएल के शेयर के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे जियो की जो वैल्यू है वो अनलॉक होगी, मतलब साफ तौर पे सामने आएगी। निवेशक अब एजीएम का इंतजार कर रहे हैं कि मैनेजमेंट आगे की क्या दिशा दिखाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, अगर जियो को वाकई इतने बड़े आईपीओ के लिए सिर्फ 5% पब्लिक फ्लोट की इजाजत मिल जाती है, तो क्या ये भारत में आने वाले दूसरे बड़े टेक आईपीओस के लिए एक नज़ीर बन जाएगा? मतलब क्या इससे मार्केट रेगुलेशन का तरीका बदलेगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। भविष्य के आईपीओज और बाजार के नियमों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा।